अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन यू फिजिक्स बुक, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर आपकी बुक का है 101। चैप्टर 4 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरह से। मैंने आपको एक एक टॉपिक उसका एक्सप्लेन किया, आपको समझाया। अब हम लोग आज के लेक्चर में बेटे इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। पेज नंबर बुक का 101 आप लोग ओपन करें। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास हर क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो है डैट इज ट्रू। बेटे जो ऑप्शन सही होगा आपने उस ऑप्शन के गेट जो है उसको टिक मार्क करना है। ठीक है, लेट स्टार्ट बेटे। हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर्स को जो है वो टिक मार्क करोगे उनको आप। पहला पार्ट आपका 4.1 जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखें, a particle is simultaneously acted upon by two forces of 4 and 3 newtons. The net force on the particle is, आपने बताना है कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक ही टाइम में दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक एट अ टाइम है ना। ठीक है, तो नेट फोर्सेस कितनी होंगी वो आपने बतानी है। तो आपने बताना है कि नेट फोर्सेस जो है बेटे वो 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक हो सकती हैं। ठीक है, 3 + 4 क्या होता है 7। तो साइमल्टेनियसली जब हम नेट फोर्स देखते हैं तो वो 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक जो है वो हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी पार्ट जो है डैट इज योर राइट आंसर। बी पार्ट पे आप लोग जो है वो टिक मार्क करें। नेक्स्ट 4.2 पे चलते हैं। फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद इट एक्सेस इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल्स टू। आपने ये आपको एक्स कंपोनेंट बताया है कि एक्स कंपोनेंट के साथ वो 60 का एंगल बना रहा है। अगर हमने वाई कंपोनेंट देखना हो तो वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? इसके, टेंजेंट के, एफ के या एफ साइन के? तो बेटे आपको पता है ना एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है? वो तो होता है, अगर हम एक्स देखें तो वो होता है कॉस के इक्वल। एफ कॉस 60 आ जाएगा। लेकिन अब इन्होंने क्या पूछा है? वाई। तो जब भी वाई कंपोनेंट कोई भी पूछा जाए तो वहां पे हम लोग साइन थीटा यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एफ साइन 60। बी को आप लोग टिक मार्क करें। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेटे हमने पढ़ा भी था जब टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने ये बताई थी ना, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क पे आप लोगों ने टिक लगाना है पार्ट डी पे। 4.4 पे आओ। इफ F1 एंड F2 आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टॉर्क T इज द टॉर्क प्रोड्यूस इन इट, द बॉडी विल बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम। बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है? तो बेटे ये तो हमें पता ही, हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब समेशन फोर्स और समेशन टॉर्क, यानी कि टॉर्क और टोटल फोर्सेज जो है अगर जीरो होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो बेटे समेशन एफ इज इक्वल टू 0 एंड टॉर्क जो है पूरा उसका टॉर्क का सम भी 0 अगर होगा तो पार्ट ए जो है वो आपका राइट आंसर है। आप पार्ट ए पे टिक मार्क करें। अ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल बाय अ बैलेंस हैविंग अनइक्वल आर्म्स ऑफ द पैन्स। इफ ही पुट्स द वेट्स इन द पैन हैविंग शॉर्टर आर्म देन द कस्टमर। अब शॉपकीपर ने कुछ आर्टिकल सेल किए हैं, ठीक है, अनइक्वल आर्म्स हैं, तो उसने जो है पुट किया पैन में जिसका शॉर्टर आर्म था। तो कस्टमर क्या करेगा? लॉस करेगा बेटे, गेन करेगा? या ना गेन होगा ना लॉस होगा बेटे, क्योंकि शॉपकीपर ने जो है वेट जो है शॉर्टर आर्म वाले पैन में रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे लॉस आया। क्या आएगा? लॉस आएगा। ए पार्ट जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ए पे आप लोग टिक मार्क करें। A man walk on a straight rope. He balances himself by holding a bamboo stick horizontally. It is an application of. आपने बेटे याद हो जब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे तो वहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल की भी थी कि एक मैन जो है वो स्ट्रेट अगर बैम्बू स्टिक लेके खड़ा होता है तो वो किस वजह से खड़ा होता है? तो डैट इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे हमने ये वाली एग्जाम्पल भी बेटे की थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो आपका राइट आंसर है। इस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो तो बॉडी का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बेटे वो लाई करता है एट द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, बी पार्ट पे आप लोगों ने टिक करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पे लाई करता है। बी को आप लोगों ने टिक करना है।
द सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए बॉडी इज इनसाइड, आउटसाइड, लाई, सरफेस या मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी पार्ट। वो किसी भी बॉडी का जो सेंटर मास है वो विद इन द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द सरफेस भी हो सकता है और ऑन द सरफेस भी हो सकता है। तो डी पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर होगा, डी पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है, फिर आपका आता है 4.9, अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज। अगर कोई सिलेंडर जो है वो सर्कुलर बेस पे रेस्टिंग पोजीशन में है तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम को बेटे कर रहा है? तो कॉमन सेंस है बेटे, अगर वो रेस्टिंग पोजीशन में है और इसकी बेस भी सर्कुलर है तो इसका मतलब है वो जो है बेटे वो डैट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कौन सी इक्विलिब्रियम में? स्टेबल में है। आपने ए को टिक लगाना है। नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट आपका 4.10, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। तो बेटे याद है ना, FC इज इक्वल टू mv²/r, यानी कि सी पार्ट जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, mv²/r, सी को आप लोग जो है वो टिक मार्क करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ए पार्ट जो है MCQs है बेटे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड पार्ट बी। पार्ट बी की तरफ हम आते हैं, डैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है बेटे मैं आपको करवाती जाऊंगी। आप मेरे साथ साथ समझते जाओ और मेन पॉइंट्स लिखते जाओ, देन आप इसको जो है वो बाद में फॉर्म में लिख लेना। डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। बेटे मैंने आपको डिटेल से लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस जो है पढ़ाई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ। लाइक फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और सेम डायरेक्शन पे लाई करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फोर्सेस कहते हैं। आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? लाइक फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। क्लियर? फिर हमारी क्या आती हैं? अनलाइक फोर्सेस को भी आपने डिफाइन करना है, आप लोग बता दोगे, उसी का ऑपोजिट लिख दो कि अनलाइक फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। होंगी ये पैरेलली बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, पहले वालों की क्या थी? डायरेक्शन सेम थी, लेकिन अनलाइक में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये आपकी बुक में भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड देयर वैल्यू। आपने सिंपल इनकी डेफिनेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे मैं आपको बताती हूँ। आप लोग लिखोगे द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या लिखोगे आप लोग मेरे बेटे? आप लोग लिखोगे द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट होता है। आप कैसे उसको लिख लेते हैं? द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर which are perpendicular to each other are called rectangular components। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? आप इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ना, तो आपने नीचे लिख देना है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने 2 इक्वेशंस बेटे यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है। कौन कौन सी? एक इक्वेशन हमारी कौन सी है? fx इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा वाली। ठीक है, ये पुट कर दो। दूसरी क्या इक्वेशन है? एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया? पहले आपने ट्रायंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन लिख देनी है और फिर आपने बता देना है कि दोनों कंपोनेंट्स हैं, एक एफ एक्स है एक एफ वाई है, उनकी वैल्यूज इस फार्मूला से जो है ये इक्वेशन पुट करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 4.3, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो बेटे आप राइट करेंगे द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट। वो लाइन जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, उसको कैसे हम लिख देते हैं? द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आएंगे डिफाइन मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आपने डिफाइन करना है किसको? मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क बेटे एक ही चीज होती है, तो सिंपली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किस जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, या उसको हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसको जो है आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो, उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं बेटे? उसके लिए जो आपसे पूछा हुआ है ना, ये आपने प्रूव करें कि वेयर एंगल इज बिटवीन एफ एंड
ये है, ठीक है। तो आपने सिंपल बताना है कि टी जो है टॉर्क किसकी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर इंटू एल होता है ना, तो वेयर टॉ इज़ द टॉर्क एंड एल इज़ द मोमेंटम, ठीक है। आप सिंपल इसको ये बता लोगे। मैं आपको बल्कि रिटन फॉर्म में करवाती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से एक पेपर ले लूँ। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना है, बताना है कि ये कैसे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। इस केस में हम लोग जो है इसको, कोई ख़ास नहीं है बेटे, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसकी इक्वेशन को मेंशन करोगे। आप लोगों ने क्या लिख देना है, आप लोग सिंपल जो है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। एक सेकेंड बेटे, मैं आपको करवा रही हूँ। तो बेटे देखो, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे पूछा था डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। आपने मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने प्रूफ करना है कि जो टॉर्क है डेट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। सिंपल हमने क्या करना है बेटे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक डायग्राम आप लोग सिंपल जो है, हमने ग्राफ की फॉर्म में एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखें आप लोग क्या करोगे, सिंपल हम यहाँ पे क्या ऐसे दो डायग्राम्स बनाएंगे। ये सपोज करो आपका पॉइंट ओ है, ये आपका पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक हमारा ऐसे गया, ठीक है, ये, और एक क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। ये आपको पता है y, इधर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा एफ साइन थीटा। क्या आ जाएगा बेटे, एफ साइन थीटा। इसी तरह इसको नीचे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल फोर्स जो है हमारी एफ, वो आ जाएगी, ठीक है, वो आ गई। और ये क्या हो गया आपका, एंगल हो गया, डेट इज थीटा। क्लियर हो गया। ये जो टोटल है ये क्या चीज़ है, एल यानी कि लेंथ है, ठीक है। एक ये चीज़ आपकी, ये ऑप्शन हो सकता है, या दूसरी चीज़ क्या आपके पास आ सकती है। दूसरे केस में हमारे पास क्या डायग्राम कैसे बन सकती है कि अगर आपका एंगल बजाय यहाँ पे लाई करने के बेटे यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, और हम सपोज कर रहे हैं एक यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज एफ टोटल फोर्स, ये क्या है, थीटा बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर इन दोनों को मैं डॉटेड लाइन से जो है वो ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, डेट इज थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। ये किसके इक्वल है बेटे, पी के इक्वल। आगे आप ले जाओ, ये किसके इक्वल है, दिस इज कैपिटल एल, जैसे ये स्मॉल एन था। आपने ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। दोनों डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। जो आपसे पूछा गया है कि थीटा जो है वो किसके इक्वल है, आर इंटू एफ साइन थीटा के इक्वल कैसे है, ये चीज़ हमने अब सारी एक्सप्लेन करनी है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका टॉर्क, ठीक है, और बताया हुआ दूसरी चीज़ आपको क्या दी हुई है, लेंथ। ये एल क्या है, ये आपका मूवमेंट आर्म दिया हुआ है। क्लियर। और यहाँ पे जो जॉइनिंग एक्सिस है वो क्या दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है। जॉइनिंग एक्सिस क्या दिया हुआ है बेटे, पी दिया हुआ है। फोर्स यहाँ पे क्या दी हुई है, हमें एफ दी हुई है, जो कि प्रिपेंडिकुलर है, प्रिपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट प्रिपेंडिकुलर। और जो ओ पी है वो क्या दिया हुआ है आपको, ओ पी जो है वो मूवमेंट आर्म नहीं है, ठीक है। ओ पी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू मूवमेंट आर्म, ये भी आपने बताना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमने फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ जो है वो फाइंड करेंगे। एफ जो है वो यहाँ पे क्या है, एफ इज प्रिपेंडिकुलर, एफ इज प्रिपेंडिकुलर टू ओ पी। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी इज इक्वल टू एल। यहाँ पे आप लोग क्या लिख दो कि ओ पी जो है वो एल के इक्वल है। अब जो आर है वो कंपोनेंट हो गया, आर इज द कंपोनेंट ऑफ, आर किस चीज़ का कंपोनेंट है बेटे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आर जो है वो कंपोनेंट है किसका, एल का, ठीक है। और वो प्रिपेंडिकुलर है, एल किसके प्रिपेंडिकुलर है, एल इज प्रिपेंडिकुलर टू फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे टॉर्क को मेंशन करेंगे, अब इस अकॉर्डिंग टू अबव डाटा, एफ मल्टीप्लाई बाय आर साइन थीटा, या इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया।
और यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में ही पूछी हुई थी कि टॉर्क जो है इसके इक्वल है, हैंस ये चीज़ प्रूव्ड होगी कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा। क्लियर है? बस आपने इस क्वेश्चन में यही चीज़ मेंशन करनी है। आपने पहले मूवमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है, फिर आपने बेटे ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करके तो इसको आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देना, डिराइव कर देनी है इसकी इक्वेशन। छोटा सा ये आपका आंसर है, आपने इसको एज इट इज जो है वो प्रूव कर देना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज 4.5। With the help of diagram showed that the resultant force is 0 but the resultant torque is not 0। आपने कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि बेटे जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो 0 हैं लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो 0 नहीं है। आपने कोई सी भी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम सपोज करो आपके पास कोई भी डायग्राम मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सपोज आप लोग जो है कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप एक सेंटर बनाओ, दिस इज नोन एज ओ, ठीक है, पॉइंट ओ। एक आप यहाँ से इसको करो ड्रॉ और एक को आप यहाँ से करो, इक्वल एंड ओपोजिट, ठीक है। इनकी डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट है। यहाँ पे डॉट मेंशन करो, यहाँ पे करो, इस एरो को बंद करो, इस एरो को बंद करो। ये क्या हो जाएगी हमारी F2 और ये क्या हो जाएगी हमारी F1। ये है हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आपने डायग्राम के साथ ये चीज़ शो करनी है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है वो, तो रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो 0 नहीं होता। तो आपने बेटे उसमें ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है जो मैंने ड्रॉ की है। अब आप क्या बताओगे कि अगर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हों, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, दीज आर इक्वल, लेकिन ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ऑपोजिट है। तो आपने बताना है कि अगर कहीं भी दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हों सच दैट कि इनके जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में ना हो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस बेटे एक्ट कर रही हों सच दैट इनकी लाइन ऑफ एक्शन, दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट अलोंग द सेम लाइन अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इनमें कपल प्रोड्यूस होगा। हमने कपल डिटेल से पढ़ा था। इनमें क्या, इस केस में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कपल प्रोड्यूस होगा, जो कि इस पूरी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगी। इस बॉडी की फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो 0 नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब आप लोग लिख लोगे, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने बेटे इस क्वेश्चन के आंसर में ये वाली डायग्राम बनानी है। देन आपने लिखना है, क्या लिखोगे मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आप इसको डिक्टेट कर लो। इफ़ टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे अगर दो इक्वल फोर्सेस एक्ट करें, ठीक है, और इक्वल फोर्सेस हों लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो क्या होता है कि अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ना हो, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है, सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज अ कपल इज प्रोड्यूस। क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कपल प्रोड्यूस होगा। ये जो कपल प्रोड्यूस होगा इट रोटेट्स द बॉडी इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और जब भी कोई बॉडी बेटे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम although the resultant of all the force is 0 but the torque is not 0। क्लियर हो गया? अब आपने इसको जो है एज इट इज बेटे राइट कर लेना है। क्लियर? अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4.6। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द फॉलोइंग गिवन। आपके पास 3 डायग्राम्स हैं, आपने तीनों के जो इक्विलिब्रियम स्टेट हैं वो बेटे बताने हैं। फर्स्ट वन, ये वाली शेप, कौन शेप बताई है, तो दिस इज स्टेबल, इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर हम आते हैं बी की तरफ, तो बेटे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, दिस इज अनस्टेबल। सिलेंड्रिकल शेप पे आओ, दिस इज न्यूट्रल। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये है न्यूट्रल। आपने इन तीनों को बताना है कि ये कौन से स्टेट में है, तो ये कौन शेप कौन सी है, स्टेबल में। ये कौन सी स्टेट में है, दिस इज अनस्टेबल। और ये क्या है, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इन तीनों के नीचे आपने जो है ये चीज़ मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट हम आते हैं 4.7 की तरफ। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल देनी है कोई भी जो कि इक्विलिब्रियम
विच इज़ मूविंग येट एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम में ही मूव कर रहा हो, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो क्या होती है बेटे, वो इक्विलिब्रियम में होती है। आप लोग क्या लिखोगे, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम। कॉमन एग्जाम्पल इसके आप लोग क्या दोगे, पैराट्रूपर, जो पैराशूट से ऐसे नीचे आते हैं ना उनको पैराट्रूपर कहते हैं। स्पेलिंग क्या है, PARATROOPER। A paratrooper coming down with terminal velocity is in equilibrium। पैराट्रूपर जो ऊपर से नीचे आता है ना वो भी जो है इक्विलिब्रियम में होता है। आप इसकी एग्जांपल में ये जरूर मेंशन करना, विद टर्मिनल वेलोसिटी। अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। आपकी बुक में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेटे डेफिनेशन दी हुई है, हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने आपको अच्छी तरह से इसको समझाया भी था। ये आया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। ये हमने पढ़ा भी था। ये आपने बता देनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। फिर आपका आता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पेज पे आप लोग आओ तो यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी दी हुई है। तो बेटे आपने यहाँ पे ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये मेंशन कर देनी है, ये हम लोग डिटेल से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4.9। What are the two basic principles of stability in physics which are applicable in designing balancing toys and racing cars? What are two basic principles? दो बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो कौन से यूज़ हैं जो कि हम किसी भी टॉयज़ को और बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। बेटे मैंने आपकी जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ये डिटेल से मैंने जो है आपको पढ़ाया था। ये देखें यहाँ पे अगर आप लोग आओ 4.12 पे आप लोग टॉपिक पे आओ तो यहाँ पे जो है बेटे ये बेसिक प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। तो यहाँ पे आपके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो मेंशन है। एक आपका जो था ये बैलेंसिंग टॉयज का था और दूसरा कौन सा था, यहाँ पे रेसिंग कार के बारे में भी लिखा हुआ है। तो बेटे आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं उसके आंसर में जो है ये मेंशन करनी है। ये और एक ये रेसिंग कार वाला ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें लिखनी है। दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से, स्टेबिलिटी के दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर दें तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप लोग क्या लिखोगे, देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। नंबर 1 पे आप लोग लिखोगे लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। नंबर 2 पॉइंट क्या है, अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। जिसकी सपोर्ट जो है वो उसकी बेस जितनी ज़्यादा, जितनी वाइड होगी, जितनी चौड़ी होगी ना, उतनी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इसको सिंपल इस तरह कह सकते हैं, दो यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर दें तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या था, अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट। अगर जो सपोर्ट है ना उसकी बेस की वो क्या हो, वाइडर होगा तो भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप लोग कैसे राइट करोगे, अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। क्लियर है। और बाकी मैंने आपको जो है वो बता दिया था कि आपकी बुक में इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं दोनों, उनको जो है आप यहाँ पे जो है मेंशन करोगे और बताओगे कि इन दोनों एग्जांपल्स में जो है वो क्या हो रहा है। आप बुक से मैंने आपको समझा भी दी थी, तो आपने सिंपली इनको जो है बता देना है कि हम लोग जो है ना रेसिंग कार्स को स्टेबल करने के लिए ना बेटे कोशिश हमारी होती है कि इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो हम एज लो एज पॉसिबल जो है वो रख सकें। क्लियर है। और इसी तरह जो बैलेंसिंग टॉयज़ हैं हमारे, उनकी भी हमारी कोशिश क्या होती है कि उनका जो बेस एरिया है उसको क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे। ये आपकी बुक में पीछे भी है और मैंने भी आपको जो है ये दोनों पॉइंट्स बता दिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आप ये बात कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टूवर्ड वेलोसिटी। आप क्या बताओगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज
perpendicular to the velocity because, क्यों, उसका रीज़न आपने बताना है बेटे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, because it points toward the center, because it points toward the center of the circle, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा जो है टूवर्ड द सेंटर जो है ये पॉइंट करेगा, जबकि इसकी वेलोसिटी जो है वो सर्कल के टेंजेंट की तरफ होगी। क्लियर हो गया। तो बेटे आप इसकी कैसे लिख सकते हो, यहाँ से देके लिखोगे द सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। आगे आप क्या राइट करेंगे, बिकॉज, उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट पॉइंट्स, आप लिखे, मैं आपको लिखवाती हूँ, बिकॉज इट पॉइंट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज it points toward the center of the circle, comma, while velocity is tangent to the circle। tangent के स्पेलिंग क्या होते हैं, TANGET, tangent TANGENT। दो रीजन है इसके, एक क्या था मैंने बताया, बिकॉज इट पॉइंट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और दूसरा रीजन मैंने क्या बता दिया, while velocity is tangent to the circle। क्लियर हो गया बेटे। ये हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए। हमने पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको पार्ट सी जो है डैट इज़ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है बेटे वो करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।